नमस्कार, आप देखें इन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन। तो फिलहाल एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज कर लेते हैं। तो उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव को लेकर देहरादून में धारा 144 लागू कर दी गई है और ये आदेश देहरादून के डीएम आर राजेश कुमार ने जारी किया है और इसके मुताबिक देहरादून में कड़े प्रतिबंध भी लागू हो गए हैं। अब बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और कुछ अन्य स्थानों को छोड़कर सार्वजनिक स्थानों पर 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक है। और साथ ही आपको बता दें कि आज देहरादून में चुनाव ड्यूटी के लिए 1200 पीठासीन अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई और चुनाव में ईवीएम को कैसे इस्तेमाल किया जाए इसके विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। साथ ही आपको बता दें कि वहीं चुनाव के समय कोरोना को भी ध्यान में रखते हुए कैसे चुनाव कराना है, इस विषय में विधिवत अधिकारियों के द्वारा जानकारी दी गई है। देखिए, आज हम जो है पीठासीन अधिकारी पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट की यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। सर्वे ऑफ इंडिया रोड के ऑडिटोरियम्स में स्टैगर्ड ट्रेनिंग करा रहे हैं। कोविड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए लगभग 1200 लोग जो है यहाँ पे ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं, जो पीठासीन अधिकारी और पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट के तौर पे जो यहाँ पे ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। और इनको इलेक्शन रिलेटेड जो सभी पहलू हैं और ख़ासकर मतदान के दिन और मतदान से पहले जो मूवमेंट के जो पहलू हैं उन सब से अवगत कराया जा रहा है। और साथ साथ कोविड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के तहत एक जो है सुरक्षित मतदान कैसे करवाना है उस पर भी जो है इनको जागरूक किया जा रहा है। चुनाव आयोग की एक नई गाइडलाइन आई है कि 22 तारीख तक जो है कोई रैलियां होनी है, और किस तरह की चीज़ें आप किस तरह के प्रिकॉशन ले रहे हैं, क्या चीज़ें आप कर रहे हैं कोविड को देखकर? देखिए, चुनाव आयोग के निर्देश आए हैं कि 22 जनवरी तक किसी भी प्रकार के रैलीज नहीं कंडक्ट किए जाएंगे। ये समस्त पॉलिटिकल पार्टीज़ को यहाँ पे जनपद देहरादून में हम लोगों ने कम्युनिकेट कर दिया है और वर्चुअल रैलीज पे कोई फिलहाल रोक नहीं है। और कोई भी पार्टी अपनी इंटरनल मीटिंग करना चाहेंगी तो वो कर सकती हैं। हमने उनसे ये अनुरोध किया है कि जो आरओ है, रिटर्निंग ऑफिसर, उनके नॉलेज में चीज़ को ज़रूर ले आएँ और अपनी इंटरनल मीटिंग कर लें सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कोविड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एंड 50% ऑक्यूपेंसी। आज हम लोग जो है प्रथम प्रशिक्षण दे रहे हैं। जो हमारी पार्टियाँ पोलिंग बूथ पर जो रवाना होंगी उनकी ट्रेनिंग शुरू होगी। आज 16 से 21 तक का बैच है और उसमें प्रथम पाली की आज जो है हम लोग उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं। उसमें हम लोग सिखा रहे हैं कि मशीन कैसे ऑपरेट करनी है, क्या करना है, ये वाली मशीन कैसे ऑपरेट होगी, ये वाली ईवीएम कैसे, वीवीपैट कैसे ऑपरेट होगा और वीयू कैसे ऑपरेट होगा। तो आप जैसे जी कोई खराबी आ जाए ये भी आपको सिखाया गया है, कैसे आपको पूरी प्रक्रिया कैसे बताई गई? नहीं, कुछ है जैसे वीवीपैट है तो सेंसर वगैरह है, अगर कोई कुछ कमी है जो रिमूव होंगी या कुछ कमियाँ है जो रिमूव नहीं हो सकती, उसके साथ जो है मशीन फिर चेंज की जाएगी। कितने लोगों को आपने अब तक परीक्षण दिया है और क्या मेरी टेबल पर अभी 10 आदमी आने थे और 10 में से 9 आदमी आए हैं। 9 आदमी को प्रशिक्षण दे चुका हूँ। अब आप देख रहे हैं कि कोविड की तीसरी लहर भी बढ़ रही है, उसको देखते हुए किस तरह के प्रशासन ने आप लोगों को ये कहे हैं कि आप इन लोगों का पालन कीजिए, इस चीज़ों का पालन कीजिए? नहीं, पूरे कोविड जो अनुपालन, कोविड गाइडलाइन पूरे अनुपालन किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग है, गर्ल्स हम लोगों को मिले हुए हैं, सैनिटाइजर है, हम लोगों को मैं फुल वैक्सीनेटेड हूँ, 2 डोज लग चुकी हैं, जिनको डोज नहीं लगी उनको डोज लगाई जा रही है। बूस्टर डोज का प्रावधान है। तो वहीं विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन के मद्देनजर उत्तराखंड बीजेपी ने सभी 70 सीटों पर दावेदारों के पैनल को अंतिम रूप दे दिया है। शनिवार को पार्टी की चुनाव समिति की बैठक में चर्चा के बाद इस पर मुहर लगाई गई है और यह सूची आज दिल्ली में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को सौंपी जाएगी। आपको बता दें, प्रत्याशियों के संबंध में केंद्रीय संसदीय बोर्ड निर्णय लेगा और सूत्रों के अनुसार 28 सीटों पर स्थिति लगभग साफ है। अगर फेरबदल नहीं हुआ तो प्रथम चरण में इन नामों की घोषणा हो सकती है। इसके अलावा 25 सीटों पर कई कारणों के चलते फंसी हुई हैं जिन पर मशक्कत करनी पड़ेगी। यह भी बताया जा रहा है कि 10 से 15 वर्तमान विधायकों के टिकट पर पार्टी कैंची चला सकती है। साथ ही दरअसल प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में शनिवार को केंद्रीय मंत्री और प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश महामंत्री संगठन मंत्री अजय समेत पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के नेतृत्व में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में दावेदारों के पैनल पर विमर्श हुआ और 1.5 घंटे चली बैठक में विधानसभा क्षेत्रवार चर्चा की गई।
कोर ग्रुप में हमने 2 प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की। एक चर्चा की हमने वर्तमान में जो करंट पॉलिटिकल परिस्थिति राज्य में है और उसमें हमारी भूमिका किस प्रकार रहनी चाहिए, हम और अच्छा क्या कर सकते हैं। दूसरा हमने जो चर्चा की है कि वर्तमान में जो बदली हुई परिस्थिति है और बदली हुई परिस्थितियों में हमारा जो चुनाव प्रचार होगा, हम जनता के बीच में जो जाएंगे उसमें जाने का क्या प्रकार और अच्छा हो सकता है। इन 2 बिंदुओं पर हमने विस्तृत चर्चा की है और इन दोनों बिंदुओं पर हमने आगे की पूरे 1 महीने की 14 तारीख तक की स्ट्रेटेजी अपनी तय की है और आगे उसी पर हम कल के बाद काम शुरू करेंगे। अब वो आप पूछ लो वो आए क्यों नहीं, तो आए वो दिल्ली में है किसी। ये जो सूची तैयार की गई थी उसमें आपको बता दें कि 10 से 15 विधायकों की नाम पर कैंची भी चल सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट्स के साथ हमारे संवाददाता हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, जिस तरीके से 10 से 15 विधायकों की सीटों पर कैंची चल सकती है और केंद्रीय नेतृत्व को आज इस सूची सौंपी गई है, तो इसमें किन किन के नाम कटने के अंदेशा लगाया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए प्रिय, जिस तरह से लगातार मंथन चल रहा था लंबे समय से, पहले हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी भी चाह रही थी कि पहले कांग्रेस से अपने जो प्रत्याशी उनका नाम फाइनल करें, उसके बाद बीजेपी अपनी जो लिस्ट है उसे जारी करेगी। लेकिन शाम को जब काफी लंबा चर्चा इस पूरी बैठक में हुआ, काफी मंथन हुआ, लगभग जो 70 सीट है उत्तराखंड की विधानसभा सीट, उन पर मंथन किया गया और उसमें जो प्रत्याशियों की जो नाम की जो लिस्ट है वो फाइनल बना करके तैयार कर दिया गया था। उसके बाद इसे आज दिल्ली में पेश किया जा रहा है। लेकिन निश्चित तौर से कहीं कहीं जो तमाम जो बैठक हुई है, इस बात को लेकर के भी इसमें चर्चा की गई है कि कहीं जो टिकट बंटवारे के बाद जो डैमेज कंट्रोल होगा, जो बगावती चीजें होंगी, उसको भी कैसे कंट्रोल किया जाए, इस पर भी लगातार मंथन किया जा रहा था, चर्चा की जा रही थी। वही जो आज जो बैठक हुई थी, इसका जो लेखा जोखा है अब दिल्ली सौंप दिया गया है, वहां पर भी इस पर चर्चा की जानी है। लगभग जो 15 ऐसे विधायक हैं जिनका परफॉर्मेंस सही नहीं रहा है, उनका टिकट कटना भी माना जा रहा है। अब ऐसे में जिन लोगों का टिकट कटेगा, कहीं न कहीं बगावत के सुर भी नजर आएंगे। इसे बीजेपी किस तरह से कंट्रोल करेगी, ये भी अब देखने वाली बात होगी। लेकिन बहरहाल स्थिति इस समय इस तरह की है कि जो लगभग जो उत्तराखंड की जो 70 विधानसभा सीट है, उन पर मंथन करने के बाद जो लिस्ट है वो तैयार कर दी गई है, वो हाईकमान को सौंप दी गई है और वहाँ उसके बाद इस पूरे प्रकरण में, जैसे राज्य की भी बैठक में मौजूद थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष, तमाम लोगों की जो सहमति हुई है, तमाम और भी लोग बैठक में शामिल थे, सांसद से, विधायक से, पूर्व विधायक से, मंत्री से, तमाम लोगों की सहमति इस नामों को लेकर के बनेगी। अब देखना ये होगा कि अंतिम रूप कब तक इसे मिल जाएगा और कब तक बीजेपी इसे प्रत्याशी के रूप में जो बीजेपी की जो प्रत्याशी होंगे तमाम विधानसभा क्षेत्रों में उनको जारी कर पाएगी। जी बिल्कुल हरीश, लेकिन जिस तरीके से महिलाओं की एक इच्छा थी कि जिस तरीके से कांग्रेस महिलाओं के टिकट में 40% जो उनका आरक्षण दिया गया है, बीजेपी में भी महिलाएं वही चाहती थी कि जिस तरीके से उन्हें भी बढ़ावा दिया जाए, तो क्या ऐसे नाम शामिल हो सकते हैं? क्या महिलाओं को वरीयता दी गई है लिस्ट में? हाँ बिल्कुल, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं तो महिलाओं की अगर बात की जाए तो जैसे जिस तरह से जो यूपी में प्रियंका गांधी ने कहा था कि अब यहाँ पे 40% में भी हम महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, इसी अवधि में उत्तराखंड की महिलाएं भी मांग कर रही थी, चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस है। बीजेपी में अगर हम बात करें तो लगभग 33% आरक्षण देने की बात महिलाएं उठा रही हैं। अब देखना ये होगा कि कितनी महिलाओं को टिकट दिया जाता है। लेकिन बहरहाल तो अभी जो पैनलिस्ट लोग हैं जिनका नाम इस समय सूची में रखा गया है, जो
लिस्ट बनाई गई है उसमें जो सेटिंग लगी है कमिश्नर की हम रेखा रेखी बात करें या फिर हम ऋतु समूह की बात करें तो कई ऐसे नाम हैं जो और भी बीजेपी की लिस्ट में शामिल हैं। लेकिन अब बीजेपी कितना परसेंट आरक्षण देगी महिलाओं को, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन बहरहाल कहीं न कहीं जैसे टिकट की जो सूची है, जो प्रत्याशियों की जो सूची बनकर तैयार आ जाएगी, उससे कहीं न कहीं फिर जो बगावत है वो नजर आई है। अब पार्टी उससे किस तरह से संभाल पाएगी ये भी देखने वाली बात है। बिल्कुल, जिस तरीके से लिस्ट पर नाम फाइनल होने के बाद डैमेज कंट्रोल जो होगा, क्या बीजेपी उसको संभाल पाएगी या बिल्कुल जिस तरीके से यूपी में दल बदल हुआ ये देखने को मिलेगी। फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि सीटों को लेकर चर्चा हुई है और फिलहाल केंद्रीय नेतृत्व को वो सूची भी भेज दी गई है। अब कल तक उम्मीद जताई जा रही है कि टिकट जिनका फाइनल होगा उनका नाम भी घोषणा कर दी जाएगी। तो खबर देहरादून से है, जहां पर आपको बता दें कि चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत की और बताया कि फर्स्ट रेंडमाइजेशन किया गया था, यानी कि 16 से 21 जनवरी तक फर्स्ट रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसमें पीठासीन अधिकारी और पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट पोलिंग को लेकर खास प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। सर्वे ऑफ इंडिया हाथी बड़कला के ऑडिटोरियम में प्रशिक्षण चलेगा। इस ट्रेनिंग के माध्यम से 1200 व्यक्तियों को ट्रेनिंग देने का कार्य किया जाएगा और पोलिंग के मद्देनजर इनका फर्स्ट क्लाइमेटाइजेशन कराया गया और आचार संहिता का पालन करना आवश्यक बताया गया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी संदेश जारी किया गया है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित किया जाए। इस संबंध में जिला प्रशासन और जिला निर्वाचन भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन पूर्णतः कराया। देखिए, आज पीठासीन अधिकारी और पोलिंग ऑफिसर 1 की ट्रेनिंग की जा रही है। रैंडमाइजेशन हमने 11 तारीख को, फर्स्ट रैंडमाइजेशन 11 तारीख को कर दिया था। उसके उपरांत जो है आज हम यहाँ पे जो है सर्वे ऑफ इंडिया हाथी बड़कला में इनका ट्रेनिंग करा रहे हैं। स्टैगर्ड तरीके से ट्रेनिंग करा रहे हैं, अलग अलग सेशंस में कोविड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखते हुए। और टोटली लगभग 1200 लोग आज ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं, पीठासीन अधिकारी और पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट। और इसके बाद ये ट्रेनिंग जो चलेगी 16 से लेके, मतलब आज से लेके 21 तारीख तक ये ट्रेनिंग चलेगी। इसके बाद फिर सेकंड रैंडमाइजेशन जब होगा, फिर पोलिंग ऑफिसर सेकंड और थर्ड की भी फिर जो है हम लोगों ने ट्रेनिंग उसके बाद प्लान कर रखी है। तो यहाँ पे आज जो है पोलिंग के मद्देनज़र जो खास पहलू हैं जिनको ध्यान रखना है, एक एक्लेमेटाइजेशन आज सेशन हम लोगों ने इनका करवाया है। और क्योंकि चुनाव आचार संहिता का पालन करना अत्यंत अनिवार्य है और इलेक्शन वर्चुअल मीटिंग्स को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में तकरार बढ़ती जा रही है। कांग्रेस प्रदेश महासचिव मथुरा दत्त जोशी ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी पहला अपना घर बचा ले। उन्होंने आगे कहा कि हम वर्चुअल रैली और वर्चुअल मीटिंग्स लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस समय दिल्ली में हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने कार्यकर्ताओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया है। हम बीजेपी की तरह दिखावा नहीं करते, हमारे पास पूरे 1 महीने का रोड मैप तैयार है। किस नेता को वर्चुअल माध्यम से कहां पर संबोधित करना है और कहां मीटिंग होनी है। आज भी 3-4 विधानसभाओं में हमारा वर्चुअल संबोधन होगा। वहीं उन्होंने आगे कहा कि हमारी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके फेसबुक पेज पर भी लाइव हम करा रहे हैं। इसके अलावा पूरे महीने का डाटा हमारी पार्टी ने तैयार कर लिया है और वह वर्चुअल माध्यम से मीटिंग और संबोधन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की बड़ी चिंता है। मेरा से निवेदन है कि हमारी चिंता न करें, अपना संभालें, अपना घर पहले संभाल लें। और हम तो वर्चुअल की बात आप कर रहे हैं, तो वर्चुअल में तो हम उनसे कई आगे हैं। उनमें वर्चुअल रैली लगातार हो रही है। हरीश रावत जी दिल्ली में हैं, कल भी देखे लालकुआ और भगवानपुर की विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को उन्होंने संबोधित किया। आज भी 3 या 4 विधानसभा क्षेत्र में उनका संबोधन होगा। और हमने तो पूरे महीने का अपना रोस्टर बना दिया है कि कब कहाँ कौन किसको संबोधित करेगा। हम इनकी तरह दिखावा नहीं करते। हमारे वो बाररूम बने, हम तो चलते बाररूम से भी कर लेते हैं। हमने जितने हमारे उम्मीदवार हैं उनकी सबकी फेसबुक आईडी से काम चल रहा है। जिला स्तर पर हमारे बाररूम बने हुए हैं। हमने अपने उम्मीदवारों के लिए व्यवस्था कर दी कि वो वर्चुअल रूप से किस तरह से कहाँ से कब संबोधित करेंगे, ये भी बात कर दी है।
विधानसभा वार हम इस काम को कर रहे हैं। हमारी सोशल मीडिया की टीम लगातार आगे बढ़ रही है और आगे हम और इसको युद्ध स्तर पर इस काम को और आगे बहुत ही मुस्तैदी से चलाएंगे, जैसे हमारे उम्मीदवार। तो वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए अल्मोड़ा पुलिस तत्पर है, जिसको लेकर अल्मोड़ा पुलिस की सघन चेकिंग में प्रतिबंधित चुनाव प्रचार सामग्री के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर वाहन सीज किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा डॉक्टर मंजूनाथ टीसी द्वारा आगामी चुनाव के दृष्टिगत सभी थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्र के बॉर्डरों में चेकिंग कर चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्वों और आचार संहिता का उल्लंघन कर प्रतिबंधित चुनाव प्रचार सामग्री का प्रयोग कर प्रचार प्रसार करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए, जिसके अनुपालन में अल्मोड़ा पुलिस आचार संहिता के उल्लंघन करने वालों पर सतर्क दृष्टि रखते हुए लगातार कार्रवाई कर रही है। पांडेखोला चेक पोस्ट में वाहनों की चेकिंग के दौरान पुलिस द्वारा वाहन में आम आदमी पार्टी की चुनाव प्रचार सामग्री बरामद की गई है। चुनाव प्रचार सामग्री और वाहन को कब्जे में लेकर चालक के विरुद्ध थाना कोतवाली अल्मोड़ा में कई लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और पंजीकृत कर आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं लालकुआं पहुंचे कुमाऊं डीआईजी नीलेश आनंद भरने ने चुनाव को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। तो वहीं आचार संहिता और कोविड नियमों का कड़ाई से पालन करने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दी। साथ ही डीआईजी ने लालकुआं पुलिस चेक पोस्ट को औचक निरीक्षण भी किया। तो वहीं आपको बता दें कि आचार संहिता को लेकर जिले के सभी सीमाओं पर बने पुलिस चेक पोस्ट पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है और ज्यादा पुलिस बल तैनात किया गया है। डीआईजी नीलेश आनंद भरने ने पुलिसकर्मियों को सख्त निर्देश दिए और कहा कि हर कीमत पर आने वाले वाहनों की बारीकी से जांच पड़ताल की जाए और संदिग्ध व्यक्तियों पर पैनी नजर रखी जाए। कोई इस तरह से अगर सूचना मिलती है तो गाड़ियों की आकस्मिक चेकिंग करते रहे, ताकि शराब पैसा इस तरह से कहीं अगर वो होती है तो अधिक से अधिक बरामदगी करें। आज सर कहाँ का निरीक्षण किया है? अभी ये सारा तांडा, नगला, लालकुआं, ये सब एरिया। हाँ, ये नई गाड़ियाँ आज से शुरुआत हो गई है, जिसमें 112 के अधीन जो है ये गाड़ियाँ चलेगी ना मिलेगी, तत्काल गाड़ियाँ मौके पर पहुँचेगी। आचार संहिता का उल्लंघन पे अभी तो रोक लगी है। इस पे रैली और सब जो है वो धरना और इस पे जो है रैली कराने पे तो कोई शिकायत अभी आएगी तो तत्काल कार्रवाई की। तो वहीं आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ रखने के लिए रिजर्व पुलिस लाइंस आपको बता दें कि में शस्त्र की साफ सफाई और जवानों को दंगा नियंत्रण उपकरण के साथ प्रशिक्षण दिया गया और पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे महोदय द्वारा दिए गए आदेशों के क्रम में आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत कानून व्यवस्था की विकट परिस्थितियों से निपटने के लिए पुलिस लाइन शस्त्रागार में सभी शस्त्रों और दंगा नियंत्रण उपकरणों को साफ सफाई की गई है और जवानों को सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अभ्यास कराया गया। अभ्यास कार्यक्रम उप निरीक्षक दिगंबर उनियाल के मार्गदर्शन में चलाया गया, जहां आपको बता दें कि अभ्यास के दौरान जवानों को कानून का पाठ भी पढ़ाया गया है। तो आपको बता दें कि शहर में पहुंचने वाले पर्यटक कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन करें, इसके लिए एक व्यवस्था लागू की गई है। आपको बता दें कि लेकिन जिस तरीके से पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है उसमें साफ पता चलता है कि लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। चौक चौराहों पर तैनात पुलिसकर्मी जब नियमों का पालन करने के लिए पर्यटकों से अपील कर रहे हैं तो पर्यटक साफ तौर पर पुलिस को उलझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में पुलिस के सामने नियमों का पालन कराना बड़ी चुनौती बन गई है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से पर्यटक बेखौफ होकर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे हैं, वही मास्क तक पहनने को तैयार नहीं है। मजबूरी में पुलिस को पर्यटकों के खिलाफ चालान काटने की कार्रवाई करनी पड़ रही है, जिसका विरोध भी पर्यटक करते नजर आ रहे हैं। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रवि सैनी ने बताया कि पर्यटकों का किसी भी प्रकार का दबाव पुलिस बर्दाश्त नहीं करेगी। नियमों के उल्लंघन पर चालान काटने की कार्रवाई की जाएगी। तो
वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने जनपद अल्मोड़ा के 6 विधानसभाओं में चुनाव की कसरत तेज कर दी है और निर्वाचन आयोग ने पहली बार दिव्यांग और 80 वर्ष से अधिक मतदाताओं को घर से मतदान करने की सुविधा दी है। आपको बता दें कि जिसके तहत अल्मोड़ा जनपद में 13,000 से अधिक मतदाता चिन्हित किए गए हैं, जिसमें करीब 6,000 दिव्यांग और 13,000 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कर पाएंगे। इसके लिए निर्वाचन की टीम गठित की गई है जो उनके निवास स्थान पर जाकर उनसे मतदान करवाएगी। में जो हमारे पीडब्ल्यूडी मतदाता हैं और जो हमारे 80 प्लस के मतदाता हैं उनके लिए इस बारी भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से विशेष व्यवस्था की गई है कि उन्हें घर घर जाके ही जो है पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जा रही है। तत्क्रम में सभी हमारे जितने भी जनपद के 6 आरओ साहिबान हैं उनके द्वारा 12D फॉर्म का वितरण किया जा रहा है। अब हमारे BLOs जो हैं घर घर जाके ये 12D का वितरण करा रहे हैं और उस पर जो भी हमारे पीडब्ल्यूडी या 80 प्लस मतदाता हैं उनकी सहमति ली जा रही है। जैसे ही हमारे पोस्टल बैलेट छपेंगे फिर हमारी यहाँ से निर्वाचन आयोग की टीम्स जाएंगी और घर घर जाके ही जो है वहाँ पे पोलिंग बूथ स्तर पे ही जो है पोस्टल बैलेट दिलवाने की सुविधा दी जाएगी। कितनी संख्या है सर? हमारे जनपद में लगभग अभी 5,561 हमारे जो हैं पीडब्ल्यूडी मतदाता चिन्हित किए गए हैं और लगभग 13,900 से ऊपर अधिक मतदाता हैं जो 80 प्लस श्रेणी में आते हैं। इन सभी को जो है हमारी पोस्टल बैलेट। तो वहीं विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने और आचार संहिता लगने के बाद से पुलिस और प्रशासनिक टीम सक्रिय हो गई है। अल्मोड़ा जिला मुख्यालय से लेकर तहसीलों, कस्बों और जिले के सभी प्रवेशों द्वारा पुलिस फ्लाइंग स्क्वाड टीम जिले में आने वाले वाहनों की चेकिंग कर रही है। पुलिस संदिग्ध लोगों की तलाशी कर रही है, साथ ही उनसे पूछताछ भी कर रही है। तो वहीं आपको बता दें कि जिला मुख्यालय में पांडे खोला तिराहे और नगर से लगे लोधिया बैरियर पर संदिग्ध वाहनों को पुलिस द्वारा चेक कर उनका डाटा रखा जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि लोग तरह तरह के बहाने बनाते हुए नजर आए। इसके अलावा मोहान, मारचूला, भुजान और शहर पाठक में भी आने जाने वाले सभी वाहनों की तलाशी की जा रही है। पुलिस के साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स भी चेक पोस्टों पर मुस्तैद दिखाई दे रही है। अल्मोड़ा महोदय के आदेशानुसार पांडे खोला पे हमारे द्वारा आचार संहिता का पालन कराने हेतु और आगामी चुनाव के दृष्टिगत चेकिंग पॉइंट बनाया गया है, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स की मदद से हमारी स्थानीय पुलिस द्वारा लगातार 24 घंटे चेकिंग की जा रही है और जो भी वाहन आ रहे हैं उन सब का डाटा रखा जा रहा है और सब अलर्ट नजर आ रहा है। अल्मोड़ा में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। तो वहीं आपको बता दें कि डाटा भी रखा जा रहा है। शहर में एंट्री से पहले को जांच करानी होगी आपको अपने वाहन की। तो चलिए रुक कर लेते खबरों की, जहां पर आचार संहिता लागू हुए 1 हफ्ता होने के बावजूद बागेश्वर में होर्डिंग, बैनर, बोर्ड कई जगह देखे जा रहे हैं, उन्हें नहीं हटाया है। अगर जिला मुख्यालय में प्रशासन का ऐसा ढुलमुल रवैया है तो फिर दूर क्षेत्रों में क्या हाल होगा और ये कैसा आदर्श आचार संहिता लागू है जिस पर जिम्मेदारों की निगाहें नहीं पहुंच रही हैं। हालांकि कई जगह होर्डिंग, बोर्ड, पोस्टर हटाए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी कई स्थानों में इनके छुपाने का काम बाकी है। 48-72 घंटे की रिपोर्ट थी, उसमें हमने अच्छी कार्रवाई अपनी टीम से करवा करके रिपोर्ट भेजी है। और जैसे 2-3 प्रकरण मेरे संज्ञान में है और उसमें इस तरह का है कि चूँकि यहाँ मेला चल रहा था, एक जगह पे एक मूर्ति बनी है, तो उसमें जो अभी के जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं उन्होंने अपना नाम अंकित किया है। चूँकि मूर्ति भगवान शिव की बनी है उससे तो कोई अंतर नहीं पड़ता मेले में, लेकिन जो उन्होंने अपना नाम लिखा है हो सकता है कहीं वो संभावित कैंडिडेट ना हो, इसलिए उसको जो नाम लिखा है उसको हम अभी ठीक कर रहे हैं। उसको नाम को अभी हम पेंटिंग कर देंगे ताकि वो दिखाई नहीं देगा। और जो दूसरा एक जगह और संज्ञान में लिया है, वो चूँकि द्वार बहुत पहले से था, उसमें एक छोटा सा नाम है, तो उसको भी मैंने अभी निर्देशित कर दिया। तो वहीं उधम सिंह नगर के रंसवाली रेंज क्षेत्र के नानकभत्ता में एक महिला घास काटने गई थी। अचानक महिला के ऊपर एक बाघ ने हमला कर दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं महिला ग्राम सभा ध्यानपुर की रहने वाली है, जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है। दरअसल आरती चंद शनिवार शाम को गांव के ही कुछ महिलाओं के साथ, आपको बता दें कि पास के ही सरोजा जंगल में घास काट रही थी और उसी समय एक बाघ ने
उन पर हमला कर दिया। साथ ही कुत्ता भी उनके साथ जंगल में था। जंगल में पहुंचने के बाद महिला घास काटने लगी, जबकि कुत्ता आसपास घूम रहा था। इसी बीच झाड़ियों में छुपे बाघ ने आरती पर हमला कर दिया और गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। किशन है जो अपने जानवरों के लिए घास काटने के लिए जंगल में आई हुई थी। जानपुर की रहने वाली है। उम्र इसकी 30-32 साल के लगभग है। 2-3 बच्चे हैं बता रहे हैं इसके। तो ये गुलदार ने जो है ये नज़दीकी भी जंगल में इनका ऊपर हमला कर दिया। इनकी डेथ हो चुकी है इनकी। इनका जो है अब पंचायत नामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में अभी रखा जाएगा। इनके घर वाले जब आएंगे उनके सम्मत पर ही जो है इसका पोस्टमार्टम। तो वहीं दुर्लभ प्रजाति में शामिल रेड सैंड बोआ सांप की तस्करी करने के आरोप में रायवाला थाना पुलिस ने एक कार से 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि सांप की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपए की है। सांप का इस्तेमाल कैंसर और अन्य बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। तो वहीं आपको बता दें कि पूछताछ में युवकों ने बताया कि सांप की तस्करी बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में की जाती है। सांप का इस्तेमाल सौंदर्य के प्रसाधन बनाने में भी होता है। तो वहीं रायवाला थाना अध्यक्ष भुवन चंद्र पुजारी ने बताया कि आरोपी इस दुर्लभ प्रजाति के सांप को तंत्र क्रियाओं का प्रयोग के लिए पकड़कर करोड़ों रुपए में बेचते हैं। हालांकि उत्तराखंड में इस सांप की सप्लाई किसको देनी थी, इसकी जानकारी अभी नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस युवकों से पूछताछ कर रही है। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। तो अपने उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।